नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होगा। वैसे मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये 2 या 3 चरण में भी चुनाव हो सकता था। खैर, 7 चरण के चुनाव हैं और 7 मुद्दे मैंने तलाशे हैं। आज ये हम बात करते हैं कि इन 7 जो मुद्दे हैं इनमें योगी और मोदी कहाँ ठहरते हैं और अखिलेश यादव कहाँ ठहरते हैं, क्योंकि मुकाबला दोनों के बीच ही होने जा रहा है। तो पहला मुद्दा है वर्चुअल रैली का। ये अचानक नया मुद्दा सामने आया है। 15 जनवरी है, अभी तक चुनावी रैलियों पर रोक की, लेकिन ये तारीख बढ़ना तय है, आज की तारीख में माना जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी के पास 3 लाख के आसपास कार्यकर्ता, 1 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग जिलों के हिसाब से, अलग अलग जातियों के हिसाब से, फेसबुक के पेज, व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप, उस हिसाब से 9,000 से ज्यादा कार्यकर्ता, 1.5 लाख से ज्यादा भीड़ की रैली। भीड़ से मतलब जो वर्चुअल भीड़ होगी, जो दिखाई नहीं देगी, रैली करने की क्षमता, पुराना अनुभव, आईटी सेल, इसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी थोड़ा आगे ठहरती है। हालांकि अखिलेश के यहाँ से भी कहा जा रहा है कि वो 100 MB से कम की जो फाइलें बनाएंगे, छोटी फाइलें होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश ने 500 अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और व्हाट्सएप ग्रुप की योजना है, अलग अलग ऐप बनाए जाने की बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एक मुद्दा है, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 7 चरण है, मैं 7 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा शायद आपसे। तो यहाँ अखिलेश थोड़ा पीछे ठहरते हैं, योगी और मोदी आगे ठहरते हैं। तो योगी मोदी के पक्ष में 1 और अखिलेश के पक्ष में अभी तक 0। दूसरा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना का। कोरोना में जो लापरवाही हुई, जो हमने देखा, गंगा किनारे शव देखे, महंगाई, गैस के भाव बढ़ना, सिलेंडर के भाव बढ़ना, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ना, इससे माल ढुलाई में भी फर्क पड़ता है, उससे इनडायरेक्ट रूप में भी कुछ चीजें महंगी होती हैं। बेरोजगारी है, 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, 1 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों के पद खाली हैं, और फिर पुराने वादे पूरे नहीं करना, 1.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना कि वो रोजगार चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट लोगों की भी बात करना। तो ये सारी मुद्दे ऐसे हैं जिसमें बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई देती है। सत्तारूढ़ पार्टी पर ही पूरा दोष डाला जाएगा और अखिलेश के पक्ष में 1 पॉइंट दिया जा सकता है। तो दोनों हो गए 1-1 पर। लेकिन अखिलेश को जिस ढंग से ये मुद्दा बनाना चाहिए था, जोर शोर से मुद्दा बनाना चाहिए था, वो अखिलेश बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। वो इधर उधर भटक जाते हैं। भटक कर कहां चले जाते हैं वो हम बात कर लेते हैं धर्म की। अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो नहीं हो रहा, ये तय है, लेकिन काशी का मामला, काशी गलियारा, अयोध्या में राम मंदिर बनाना और फिर मथुरा के मसले को उठाना, फिर इसके बाद कैराना का मुद्दा, पलायन के पुराने मुद्दे, कार्य सेवकों पर गोली चलाने का मुद्दा, ये सारे मुद्दे बीजेपी अपनी तरफ से उठाती रही है। जिन्ना, गन्ना और ये सारी बातें करती रही है। तो बीजेपी ये अच्छी तरह जानती है कि 45% जो हिंदू है वो रेडिकलाइज्ड हो चुका है। ये एक सर्वे भी बताता है। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि चाहे 500 रुपए का पेट्रोल हो जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। लेकिन इनको इंटैक्ट रखना, इनको छिटने नहीं देना कि ये छिटक कर ना चले जाएं, अपने साथ रखना, ये बीजेपी के लिए महती चुनौती है। और बीजेपी इसमें थोड़ी कामयाबी उनको मिलती दिखाई दे रही है। और थोड़ी कामयाबी प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मायावती हो या अखिलेश, ये देते हुए दिख रहे हैं बीजेपी को, ऐसे कि ये लोग भी इसी पिच पर, हिंदुत्व की पिच पर खेलने लगे हैं। अखिलेश की बात करें तो वही ब्राह्मण सम्मेलन, प्रभु वर्ग सम्मेलन जैसा कि मायावती कराती रही, और प्रियंका भी रुद्राक्ष, मालाएं पहनने से लेकर, टीका तिलक करने से लेकर और श्लोक पढ़ने से लेकर ये बातें, और अखिलेश का फरसा उठाना और कृष्ण जी का सपने में आना और मैं भी हिंदू हूँ और इस तरह की बातें करना, या जो मुसलमानों वाले मसले हैं उनको जोर शोर से नहीं उठाना, मुसलमानों का नाम लेने से कतराना, ये सारी चीजें, ऐसा लगता है कि जो हिंदू है, कॉमन हिंदू, वो भी कन्विंस होता जा रहा है कि बीजेपी जो हिंदुत्व की बात कर रही है वो कुछ ना कहीं ठीक है। फिर राहुल गांधी का मैं हिंदू हूँ, हिंदूवादी नहीं हूँ, इससे जो कंफ्यूजन फैला है, तो ये भी बीजेपी के खाते में। तो 2-1 से बीजेपी इस समय आगे दिख रही है।
चौथा मुद्दा किसान का। किसानों के मुद्दे पर हम कह सकते हैं कि जिस ढंग से आंदोलन चला, जिस ढंग से किसानों की नाराजगी, फिर तराई क्षेत्र में भी जिस ढंग से लखीमपुर खीरी में हुआ, जो टैनी है गृह राज्य मंत्री, उनका इस्तीफा नहीं होना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना। हालांकि चार्जशीट जो दायर हुई उसमें साफ साफ उनके एक रिश्तेदार और उनके बेटे का नाम आना और इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र बताना चार्ज एसआईटी की तरफ से, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अखिलेश के खाते में डाल सकते हैं, तो मामला 2-2 से बराबरी पर हो जाता है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अलग है, बुंदेलखंड का और अवध का और पूर्वांचल का गरीब किसान अलग है, और 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा दिया जा रहा है उससे कुछ हद तक नाराजगी दूर हुई है। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों को दिया गया है। कुछ समय पहले तक 15,000 करोड़ बकाया थे गन्ना मिलों के, अब ये शायद 3,500-4 हजार करोड़ रह गए हैं। तो इससे वो नाराजगी दूर होगी, ऐसा बीजेपी को लगता है। लेकिन फिलहाल हम अखिलेश के खाते में डालते हैं, 2-2 से स्थिति बराबर होती है। पांचवा मुद्दा अति गरीब का है, जो एक्सट्रीम पुअर है, जिनको लाभार्थी क्लास, लाभार्थी वोट बैंक का नाम दिया जा रहा है। यहाँ बीजेपी ने तय किया है कि 5-5 लोग जाएंगे ऐसे घरों में जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला, जिनके घर शौचालय इज्जत घर बनाया गया, हर घर नल के लिए, नल पर के लिए जल स्कीम के तहत जिनके घर नल लगा है, या जिसके जनधन अकाउंट के खाते, या उज्ज्वला योजना और उजाला योजना, इन सब का लाभ हुआ। और ऐसे 50 लाख लोगों को छांटने की भी बात है, जिनसे बीजेपी कई महीनों से संवाद भी बनाए रखे हुए है, व्हाट्सएप करके या फोन करके, और उनका हालचाल पूछती रहती है। और ये एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी के लिए फलदायी साबित होता रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आपको ध्यान होगा, बीजेपी के बड़े नेता कहते थे कि 22 करोड़ लाभार्थी हैं देश के अंदर, इस तरह की बात वो खुलकर कहते रहे थे। अब इसका काउंटर विपक्ष हो चाहे अखिलेश हो नहीं कर पाए कि अखिलेश नहीं, हम कहीं नहीं कहते हुए सुनाई दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अब घर बन रहे हैं, हमने लोहिया आवास योजना चलाई थी उसमें घर बनाए थे, या उज्ज्वला के अंदर के गैस सिलेंडर तो दिया गया लेकिन उसमें सब्सिडी बंद कर दी गई और गैस सिलेंडर अब लोग नहीं ले पा रहे, प्रमुखता से इस मुद्दे को नहीं उठाते रहे। तो कुल मिलाकर ये भी बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है, या एज दिखता है, हम जो भी कह लें आप, 3-2 से बीजेपी आगे। छठा मुद्दा गठबंधन है, जातिगत गठबंधन, जिसको आप सोशल इंजीनियरिंग कर दें, छोटी जाति का एक साथ होना कर दें, या फिर जाति के आधार पर होना चुनाव कह दें। तो इसमें बीजेपी के साथ अपना दल है, बीजेपी के साथ निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी ने पिछली बार 73 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक सीट शायद जीती थी, 6.5 लाख वोट मिला था। अपना दल को करीब 11 सीटों पर वो लड़े थे, 9 सीटें जीती थी और वोट 8 लाख के आसपास मिला था। अखिलेश के साथ इस बार राजभर की पार्टी है जो पिछली बार बीजेपी के साथ थी, 8 सीटों पर जब वो चुनाव लड़े थे 4 जीते थे, 7 लाख के आसपास वोट मिला था। आरएलडी उनके साथ है, जिनको सीटें तो बहुत कम मिली लेकिन 15-15.5 लाख वोट मिला था, जो छोटी पार्टियों में सबसे ज्यादा वोट है। फिर महान दल भी है इनके साथ, चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी साथ में है, और कुछ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आम आदमी पार्टी के साथ भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज की तारीख में लगता है कि अखिलेश और बीजेपी बराबर की स्थिति में, योगी, मोदी और अखिलेश बराबर की स्थिति में दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ये छठे जो मुद्दा है उसके बाद की कहानी निकल कर आती है। तो 6 मुद्दों बाद स्थिति 3-2 से बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। तो 7वां मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण रह गया, ये डिसाइड करेगा कि दोनों धड़े बराबरी पर आते हैं, या बीजेपी 4-2 से आगे हो जाती है, या फिर 3-3 पर मामला बराबरी पर छूटता और मुकाबला और कड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और कहनी जरूरी है गठबंधन की राजनीति पे, कि मायावती थोड़ा कमजोर भी हुई हैं, थोड़ा उस ढंग से सक्रिय भी नहीं है, वर्चुअल रैलियों के चक्कर में और ज्यादा उनका नुकसान हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो जाटव वोट बैंक है, इस पर बीजेपी की उम्मीदें भी ज्यादा हैं और बीजेपी का पेनिट्रेशन भी ज्यादा है। इसी तरह जो जाटवों के अलावा गैर जाटव दलित है, उनका मुद्दा भी बीजेपी ज्यादा उठाती रही है, वहां काम संघ भी करता रहा है। और पता नहीं क्यों अखिलेश यादव ने ओबीसी के अंदर जो यादवों के अलावा दूसरी ओबीसी की जातियां हैं, वहां तो फिर भी पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, लेकिन यहां दलित वोट बैंक में वो सेंध नहीं लगा पाए।
तो कुछ ना कुछ अगले 1 महीने में अगर इन छोटी जातियों का झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाता है तो फिर बीजेपी को हम ये के खाते में हम ये चीजें डाल सकते हैं। आज की तारीख में हम इसको बराबरी पर रखेंगे। 7वां मुद्दा महिला वोट का। महिला वोट का इस मुद्दे को ना कांग्रेस के खाते में डाला जाना चाहिए, ना अखिलेश के खाते में डाल सकते हैं, ना बीजेपी के। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी जैसा जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था उस पर वो उतनी सक्रिय अब नहीं हो रही। दूसरी पार्टियों ने इसको उठाने की कोशिश की थी, वो अलग बात है। और महिला वोट बैंक एक बहुत मायने रखता है। पिछली बार का जो चुनाव था उसमें भी पुरुषों के मुकाबले 3-4% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था। अभी जो नए 52 लाख वोटर ऐड हुए हैं उसमें 23 लाख पुरुष वोटर हैं, 28 लाख महिला वोटर हैं, यानी 5-5.5 लाख महिला वोटरों की तादाद ज्यादा है। इसी तरह 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिसमें हम मान के चलेंगे कि मुझे पूरा आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन ये जो महिला वोटर ज्यादा हैं तो हम मानकर चलते हैं कि 14 लाख फर्स्ट टाइमर में भी बहुत संभव है कि 8 लाख 9 लाख महिलाएं हों, बच्चियां हों, बेटियां हों, और तो इनका वोट भी बड़ा मायने रखेगा। तो इस वोट को बीजेपी फिर भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो अपने घोषणा पत्र में भी कुछ चीजें को शामिल कर सकती है। अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको किसके खाते में डाला जाए कहना मुश्किल है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि 3-2 के मामूली अंतर से बीजेपी ने कुछ बढ़त बनाकर रखी है। हालांकि अभी 1 महीना बाकी है, कहानी कहीं भी पलट सकती है, क्योंकि 25% ऐसा वोटर है जिसने तय नहीं किया है इन 7 मुद्दों के आधार पर उसको इधर जाना है या उधर जाना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।